नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नायक 2.0 के सेट नंबर 10 पर। आज हम पहुंच चुके हैं, हमारा वीक का पहला डे है और पहले डे में आज हम बात करने वाले हैं सेट नंबर 10 पर। तो सभी साथियों ने बहुत अच्छा रिवीजन किया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग ने पढ़ा होगा। मैंने इसका जो आपका 5 से लेकर 9 तक का सेट था उसकी एक कंबाइंड वीडियो भी डाली थी आप सभी के लिए, वहाँ से भी आपका बहुत अच्छा रिवीजन हुआ होगा। ठीक है, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होंगी। तो आज की क्लास भी सबसे बेस्ट क्लास है आपकी और मैं आशा करूँगा कि आप इस क्लास को पूरा अवश्य देखेंगे। वो वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप लोग इसको लाइक भी करेंगे और चैनल पर आप लोग नए आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों का क्या करेंगे, रिवाइज़ करने वाले हैं। जितनी भी हमारी क्लासें आएंगी इंपॉर्टेंट, उन सभी का हम लोग रिवाइज़ करने वाले हैं। मैंने साइंस और टेक का एक वीडियो था उसको भी आपके लिए बनाया था। ठीक है, उसको भी जितने भी साथियों ने नहीं देखा है जल्दी से जाकर उसको देख लीजिए। और सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। सारी चीज़ों पर हमने बात की है बहुत ही विस्तार पूर्वक। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा सेट नंबर 10। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको ये वीडियो दी है और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि वैसा ही मुझे रेस्पॉन्स भी मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पूछा गया था चू फाट क्या है। चू फाट जो नृत्य है एक आपका, ये कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सिक्किम में। सिक्किम के ही कुछ अन्य अपने नृत्य हैं, जैसे सकमारी। कौन सा? सिकमारी। एक है स्नो लॉयन, एक है आपका खुखुरी, एक है आपका भूटिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भूटिया, और एक है आपका याक्षम। याक्षम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपसे पूछे हौजगिरी कहाँ का है, तो ये हौजागिरी आपका त्रिपुरा का है। संगराई भी कहाँ का है? त्रिपुरा का है। लेकिन आपसे पूछे कौजागिरी, ये कौजागिरी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। हौजागिरी आप लोग याद रखना कहाँ का है? त्रिपुरा का है। लेकिन कौजागिरी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ये पॉइंट यहाँ पर आपको गांठ बांध कर याद रखनी है। वहीं पर आपसे पूछे पश्चिम बंगाल के कुछ लोक नृत्य आपके, जैसे आपसे पूछे बिता, ये कहाँ का? यहीं का है। गंभीर कहाँ का? यहीं का है। उत्तराखंड के देखें तो छोलिया है और आपका चांचरी, यहाँ चांचरी कर लेना आप लोग। हरियाणा का आपसे पूछे खोरिया, गुग्गू, लूर और धमाल। नागालैंड के आपसे पूछे तो कूकी है, मोडसे है, तितली है और जेलियांग है। मिजोरम का आपसे पूछे चेराव है, खुल्लम है, चेल्लम है, खांटम। और मणिपुर का आपसे पूछे तो ठांगता है, लाई हरोवा और पुंगचोलम है। ऐसे ही आपसे पूछे कि मार्शल आर्ट्स की जननी किसको बोला जाता है, तो मार्शल आर्ट्स की जननी बोला जाता है किसको, तो वो है एक मार्शल आर्ट्स है आपका कलारी पट्टू। ये और ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। स्काई मार्शल आर्ट ये कहाँ का है आपका, तो जम्मू कश्मीर का है। मुष्ट युद्ध मार्शल आर्ट कहाँ का है? वाराणसी का है। मलखम्ब, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मलखम्ब कहाँ का मार्शल आर्ट्स है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपसे तापू पूछे, चालो पूछे, बांचो पूछे और पोपिर पूछे, ये कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। लाहो, नोक्रेम, बांग्ला, वेदी हलम, सातसुक, ये कहाँ के? मेघालय के हैं। और एक आपसे बोले झुमूरा, खेल गोपाल, वगरुम्बा, बीहू, कनोई, ये कहाँ के? असम के हैं। ठीक है, तो मैं सभी साथियों से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं आप सभी को बता चुका हूँ मेरे 75% ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो सभी साथी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर उनको लगता है कि ये चैनल उनके लिए बेनिफिट है, उनके लिए एक भविष्य में काम आ सकता है, उनकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। दोस्तों को अगर आप शेयर करना चाहते हैं वीडियो तो शेयर भी कर सकते हैं, लाइक तो आपको 100% करना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। पूछा गया था MG पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किसके द्वारा, तो वो नागालैंड के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऐसे आपसे पूछे केला मामिनी पुहार, और ये किसके द्वारा, तो तमिलनाडु के द्वारा। कुमार गंधर्व, ये 1992 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, MP के द्वारा दिया जाता है। कालिदास सम्मान, ये 1980 में इसका स्टार्टिंग हुई थी, ये MP के द्वारा दिया जाता है। तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है आपका, तो ग्वालियर में होता है, यहाँ ग्वालियर कर लेना। जनकचारी पुरस्कार ये कर्नाटक के द्वारा दिया जाता है। नंदी पुरस्कार ये आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। देवदास स्मृति पंथी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ऐसे ही आपको याद रखना है छोटी सी बात, एक जो आपका शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अभिनंदन सरोजा, इनके नाम पर रखा गया था। ठीक है, और ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। 2013 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया था, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया राष्ट्रीय नृत्य पुरस्कार, जो राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा हमारे कुछ मठ है, इंपॉर्टेंट मठ है। जैसे आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि फोडोम मठ कहाँ पर है, तो फोडोम मठ आप सभी को पता होगा, ये है आपका सिक्किम में। सिक्किम में ही आपके कुछ अन्य है, जैसे रूमटेक है आपका और लिंगडम, ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं आपके, तो सिक्किम में ही है। अच्छा, मठ होता क्या है, तो जो बौद्ध धर्म से संबंधित आपके स्थल होते हैं उनको मठ कहते हैं।
आपसे पूछे दीक्षा भूमि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अचली गोमचा कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। हेमिस मठ और ठिकसे मठ कहाँ के हैं, लद्दाख के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सबसे बड़ा मठ कौन सा है आपका, तो वह तवांग मठ, ये अरुणाचल प्रदेश में है। माइल्डरिंग ये आपका कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। तबो मठ और कीगोप्पा और नाकू ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। बेलकुप्पे और नॉमड्रिंग ये कहाँ पर आपके कर्नाटक में है। और आपसे पूछे धूम मठ कहाँ पर है, तो आपका पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा बिम्स्टेक, किसके बारे में पूछा गया है, बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक पहले हम लोग इसकी जो है फुल फॉर्म देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल, जो आपका है काउंसिल जैसे आपसे पूछा है फुल फॉर्म है आपकी कौन सी, तो हम लोग मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर आपका, ढाका। जैसे आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका ढाका बांग्लादेश में है। और किस घोषणा के तहत इसकी स्थापना की गई थी, तो बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना की गई थी। सदस्य देश जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें केवल 4 देश थे, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड और श्रीलंका, ठीक है। लेकिन 2004 में इसमें 2 देश और जुड़े, नेपाल, भूटान, ठीक है। और एक देश और है इसमें, तो कुल मिलाकर इसमें 7 देश होते हैं आपके। ऐसे ही आपसे पूछे बी फॉर क्या है यहाँ पर, तो भूटान और बांग्लादेश है। आई फॉर यहाँ पे पहले इंडिया था। एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका और टी फॉर आपका थाईलैंड, ठीक है। तो इसका जो 7वां देश है वो कौन सा, थाईलैंड है आपका। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है किस कब मनाते हैं, तो 21 जून को मनाते हैं। 21 जून को ही मनाते हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे लंबा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। यूएन के द्वारा इसे पारित किया गया था कब, तो 11 दिसंबर 2014 को पारित कर दिया गया था। इसको सेलिब्रेट कब किया गया था पहली बार, तो ये 21 जून 2015 को सेलिब्रेट किया गया था। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर, न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यूएन की स्थापना की गई थी। और इसी ने इसका बिल पारित किया था कब, तो 11 दिसंबर 2014 को। इसकी 2015 की थीम क्या रखी गई है, तो अभी ये बनाया जाएगा लेकिन इसकी थीम पहले ही इसकी घोषित कर दी जाती है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग्य, है ना। योगा फॉर आपका 1 अर्थ एंड 1 हेल्थ के लिए इसको लॉन्च किया गया है, इसकी थीम है। लेकिन जब इसकी पहली बार जब इसको आयोजित किया गया था 2015 में, तो इसकी थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग, ठीक है। योग नगरी कौन सी है आपका, तो आपकी कौन सी है, ऋषिकेश को हम लोग योग नगरी कहते हैं। और आप सभी को पता है इतिहास का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, तो पतंजलि थे। ये भी हमें योग से याद रखना है, ठीक है। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डे हैं, जैसे आपसे पूछे 22 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय वर्षावन दिवस मनाते हैं। 23 जून को हम लोग मनाते हैं ओलंपिक दिवस, क्योंकि इसी दिन 23 तारीख यानी 23 जून को 1894 में IOC की स्थापना हुई थी, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की स्थापना की गई थी। इसलिए 23 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, ओलंपिक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए 22 का आंकड़ा माफ करना, थोड़ा सा सर्दी और जुकाम हो गया है। देखिए 22 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो आप सभी को पता है विश्व चिंतन दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाते हैं। और 22 जुलाई को ही हम लोग ध्वज स्वीकार किया गया था, 1947 में आपका ध्वज को स्वीकार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे फुटबॉल के बारे में पूछा जाए तो गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट जो होता है इसके बीच की दूरी कितनी होती है, तो 12 गज की होती है। 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी है, तो 7 से 32 मीटर की आपकी ये होती है। और गोल पोस्ट की आपसे ऊंचाई पूछे तो कितनी होती है, 8 फीट की होती है। मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर की होती है और चौड़ाई जो होती है वो 45 से 91 मीटर की होती है। समय जो होता है फुटबॉल खेलने का वो 90 मिनट का होता है। 45 मिनट के 2 इसमें होते हैं स्लॉट, और इनके बीच में एक 15 मिनट का गैप होता है, ठीक है। ये आपका रखना है। अगला आपसे पूछे कि फीफा जो कि एक बहुत बड़ी, जैसे हमारा ICC होता है, वर्ल्ड कप वगैरह जो भी क्रिकेट होते हैं कराए जाते हैं, ऐसे ही फीफा होती है। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन भारत कब शामिल हुआ था फीफा में, तो 1948 में शामिल हुआ था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये भारत का है। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। और फीफा का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो 1930 में उरुग्वे में किया गया था। आपसे पूछे फीफा विश्व कप जो आपका हुआ था 2022 में, ये कहाँ हुआ था, तो आपका ये हुआ था कतर में, ठीक है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं फीफा 2022 का जो फाइनल था वो किस टीम ने जीता था, ये बताइए। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फीफा 2026 आपका कहाँ होने वाला है। तो फीफा 2026 जो होने वाला है ये
उत्तरी अमेरिका जो है हमारा उसके महादेश में उनमें होता है। तो कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में ये होने वाला है आपका 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट हमारी कुछ पुस्तकें हैं और पूछा गया है आपसे आत्मकथा है एक आपकी अनडिस्प्यूट ट्रुथ, ये किसकी है? तो माइक टायसन की बुक है। ऐसे आपसे पूछ स्टैंडिंग माई ग्राउंड, ये किसकी है? मैथ्यू हेडन की है। द सोल ऑफ बटरफ्लाई, ये किसकी है? मोहम्मद अली की है। क्रॉसिंग द बाउंड्री, ये केविन पीटरसन की है। सिक्स मशीन, ये क्रिस गेल की है। बोथ फीट ऑफ द ग्राउंड, ये डेविड बेकहम की है। नो स्पिन, ये सोन वैन की है। और ट्रू कलर आपसे पूछे तो एडम गिलक्रिस्ट की है, ठीक है। और आपसे पूछे एट द क्लोज ऑफ प्ले, ये किसकी है? तो रिकी पॉन्टिंग की है। मूवमेंट्स, ये रोनाल्डो की है। हाउ आई प्ले गोल्फ, ये किसकी है? टाइगर वुड्स की है। रॉय ऑन द राइज, ये है एंड्रू साइमंड्स की, ठीक है। तो ये कुछ पुस्तक थी, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री से संबंधित आपका एक क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका अनुच्छेद है 75। मंत्रिपरिषद किसमें है आपका? तो 75A में है। और मंत्रिपरिषद जो होती है उत्तरदायी किसके प्रति होती है? तो लोकसभा के, और ये बात कही गई 75C में। आर्टिकल 76 में बताता है आपका महान्यायवादी। और आपसे पूछा भारत सरकार का ये मुख्य वकील होता है, यानी सबसे बड़ा वकील होता है महान्यायवादी। इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, आप सब लोग याद रखना। 78 में क्या है? तो PM के कर्तव्य है। और आर्टिकल 77 बताता है राष्ट्रपति के नाम से जो भी कार्य होगा वो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 75B में क्या है आपका? संघ के मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रधानमंत्री के, और अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट हमें याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, थे कौन? तो वो थी आपकी इंदिरा गांधी। राज्यसभा से जो प्रधानमंत्री बने हैं वो है आपके 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने हैं। वैसे आप सभी बताएं लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन 4 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो राज्यसभा से थे। अब आपसे पूछे कि किसी भी सदन से ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो वे थे चंद्रशेखर। संसद के किसी भी सदन का उन्होंने सत्र को नहीं किया था, वो कौन थे आपके? किसी भी सदन में गए ही नहीं आज तक, वो थे चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री को शहर किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं प्रयागराज को। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री वो थे आपके मोरारजी देसाई। और पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। US जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और मोदी ये 90 आपके प्रधानमंत्री थे जो US से गए थे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अधिवेशन को छुट्टियों का मनोरंजन किसने कहा? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। एक भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। शिक्षितों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा? तो लाला लाजपत राय ने कहा। कांग्रेस बुलबुल के साथ खेल रहा है, ये किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल ने कहा। और अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ये किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। ये यहाँ पर आपको याद रखना है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, ये बात किसने कही थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कही थी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे गणपति पर्व। तो गणपति पर्व ये आप सभी को पता है महाराष्ट्र में मनाया जाता है, गणपति पर्व है ना, या इसको हम लोग गणेश उत्सव भी कहते हैं। 1893 में इसको स्टार्ट किया गया था। उसी के 2 साल बाद इसको स्टार्ट किया था शिवाजी यानी छत्रपति शिवाजी पर्व, जो हमारा शिवाजी महाराज है उनका पर्व मनाया जाता है महाराष्ट्र में। किसके द्वारा किया गया था? तो BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इनकी मृत्यु की डेट आप लोग याद रखना, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि इसी दिन भारत में क्या स्टार्ट हुआ था? आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो बाल गंगाधर तिलक है इनके अन्य नाम है, जैसे इनको लोकनायक भी कहा जाता है, भारत का इनको बेताज बादशाह भी कहा जाता है, और भारतीय अशांति का जनक इनको किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सलोन ने कहा था। इनकी 2 पत्रिकाएं वो आपको याद रखनी है, एक है मराठा जो अंग्रेजी में थी और एक केसरी जो मराठी में थी, दोनों ही 1881 में आपकी आई थी। इनकी बहुत ही फेमस बुक है आर्कटिक होम ऑफ वेदास, और एक है इनकी गीता राइस जो इन्होंने 1908-1914 के बीच जब ये मांडले जेल में रहे थे तो उस समय इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, गीता राइस को, ठीक है। नेक्स्ट होम रूल लीग की स्थापना भी इन्होंने की थी, ये अप्रैल 1916 में की थी बेलगांव कर्नाटक में। होम रूल लीग आपकी एनी बेसेंट के द्वारा भी की गई थी 1916 में, लेकिन इन्होंने सितंबर में की थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वो मद्रास वाला अड्यार वाला क्षेत्र था, ये इन्होंने कर्नाटक में की थी। लाठी क्लब ये किसका है? तो BG तिलक का। ये युवाओं को बहादुर बनाने के लिए इन्होंने इसको स्थापित किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में पुणे में की गई थी। इसमें गणेश अगरकर और एक थे आपके BG तिलक, ये दोनों थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में संस्थापक।
नेक्स्ट आपसे पूछे ऑल इंडिया किसान जो आपका कांग्रेस है, आप सब लोग जानते होंगे, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की स्थापना 1936 में हुई थी और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ये भी 1936 में ही हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो हमें याद रखना है ये चीज़ें। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे स्वामी सहजानंद थे। और सचिव कौन थे? तो NG रंगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है SSC में, तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग अपना बना लें, याद कर लें, क्योंकि ये जो है परीक्षक का सबसे प्रिय क्वेश्चन मान सकते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट की किसान सभा, भारतीय कम्युनिस्ट की किसान सभा, इसकी स्थापना 26 दिसंबर में की गई थी और कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। महासचिव कौन थे इसके? तो वो थे आपके SV घटे। अवध किसान सभा ये 1920 में स्थापित हुई थी बाबा रामचंद्र के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछे ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। और दिल्ली में जैसे आपको पूछा जाए कि इसका जो बहिष्कार किया था ब्रिटिश वस्तुओं का, वो किसने किया था? सैयद हैदर अली ने किया था। और पंजाब में लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था इसका। बंगाल विभाजन की बात करें तो इसकी घोषणा कब हुई थी? 19-20 जुलाई 1905 को की गई थी, है ना। विरोध इसका कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था। और इसी दिन हमने स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, इसलिए स्वदेशी दिवस भी आपका कब मनाते हैं? तो इसी दिन मनाते हैं। लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, जब आपका दिल्ली दरबार हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? आपका कर्जन था। जो कर्जन था आपका कब तक रहा था? तो 1899 से 1905 तक रहा था। कर्जन के कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए थे आपके, जैसे रेलवे आयोग बना था आपका, है ना, रेलवे आयोग, है ना, आपके कृषि आयोग बना था इसके शासनकाल में, बहुत सारा काम हुए थे इसके कर्जन के काल में। अगला क्वेश्चन आपसे मुझे, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो गंगा के मैदान में। अल्पाइन ये कहाँ पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये आपका सह्याद्री पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय ये आपके वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? साइलेंट वैली केरल में पाए जाते हैं। साइलेंट कर लेना इसको, साइलेंट की जगह। शंकु वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके हिमाचल प्रदेश में। और कक्ष वनस्पति आपकी पश्चिम बंगाल सुंदरवन में पाई जाती हैं। ऐसे आपसे पूछे मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन है जैसे बहुत सारे आप सब लोग जानते होंगे, भारत में ये सबसे कम पाए जाते हैं। वैसे तो भारत में ये 0.15% क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन ये जगह जगह पाए जाते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिए। जैसे कोरिंगा कहाँ पाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश में। वेम्बनाड आपका केरल में पाए जाते हैं। पुलिकट आपके तमिलनाडु पाए जाते हैं। बिक्रोली ये आपके महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। सुंदरवन ये आपके पश्चिम बंगाल में, और ये सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। सेकंड आपसे पूछे सेकंड सबसे बड़ा कहाँ पर है? तो ये आपका कौन सा? कोरिंगा मैंग्रोव वन। और इसमें कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो राइजोफोर आपकी जो प्रजाति पाई जाती है। सर्वाधिक मैंग्रोव में वृद्धि कहाँ हुई है? तो आंध्र प्रदेश में हुई है। और सेकंड आपकी महाराष्ट्र में हुई है। जो सुंदरवन का डेल्टा है ये 2 नदियों से बनता है आपका, ब्रह्मपुत्र और गंगा से मिलकर बनता है आपका सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब आप सभी को पता है 2023 में वन रिपोर्ट आई है आपकी, और 2023 में जो वन रिपोर्ट आई है वो कौन से नंबर की थी? 18वें नंबर की थी। लेकिन पहली बार जो आपकी वन रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी? 1987 में आई थी, और ये द्विवार्षिक आती है, 2 वर्ष में एक बार आती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको लाया जाता है। और 2023 की अगर हम बात करें कि इस वन रिपोर्ट में क्या क्या रिपोर्ट आई हैं, तो वनावरण आपसे पूछे पूरे भारत में कितना है? 21.76% है। वृक्षावरण आपसे पूछे कितना है? तो 3.41% है। और टोटल क्षेत्रफल में अगर हम देखें तो वो हो जाता है हमारा 25.17% का हो जाता है। एरिया देखा जाए तो 8,27,300 आपका 67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वृद्धि 2021 से 2023 के बीच में कितनी हुई है? तो 1445 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वन और वृक्षावरण में वृद्धि सर्वाधिक कहाँ हुई है? तो छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और वनावरण वृद्धि कहाँ पर हुई है सर्वाधिक? तो मिजोरम में हुई है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक आपके वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो लक्षद्वीप में 91.33%। और वनाग्नि यानी सबसे ज़्यादा वनों में अग्नि कहाँ लगती है? तो उत्तराखंड और उड़ीसा में सर्वाधिक आपकी यहाँ पर अग्नि लगती है वनों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो आप सभी को पता है सर्वाधिक उपजाऊ जो मृदा है आपकी वो जलोढ़ मृदा है, और ये भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। लगभग आपकी 43% ये पाई जाती है। भारत का जो उत्तरी मैदान है इसमें ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है ओल्ड जलोढ़ मृदा और एक होती है न्यू जलोढ़ मृदा। ओल्ड जो होती है उसे बोलते हैं बांगर, और जो नई होती है उसे बोलते हैं खादर। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी? धान, गेहूँ, मक्का, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं जलोढ़ मृदा की, ठीक है। तो सर्वाधिक एरिया में ये आपकी पाई जाती है। ऐसे आपसे पूछे काली मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो काली मृदा को बोलते हैं रेगूर मृदा। क्या बोलते हैं? रेगूर मृदा इसको हम बोलते हैं। और ये किसके लिए फेमस होती है? तो कपास की खेती के लिए फेमस होती है आपकी
काली मृदा। आप लोग मुझे बताइए किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा पाई जाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर्वाधिक काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, ये हमारा इकोनॉमी का क्वेश्चन था। जैसे आपसे पूछा गया था अर्थव्यवस्था के आकार की सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या है, तो सकल घरेलू आय, या जिसे हम जीडीपी बोलते हैं। स्वतंत्रता के समय ये कितनी थी, तो 2.7 लाख करोड़ थी आपकी, ठीक है। और अभी आईएमएफ के अनुसार ये कितनी है, तो 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर, वॉशिंगटन डीसी में, और स्थापना उसकी हुई थी 1945 में। एनएनपी कैसे निकालते हैं, तो जीएनपी को हम लोग किससे घटा देते हैं, मूल ह्रास से घटा देते हैं, तो हमारी एनएनपी आ जाती है। एनएनपी होता है नेशनल नेट प्रोडक्ट। ऐसे ही कुछ फुल फॉर्म है, जैसे जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी की होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी की होती है नेशनल नेट प्रोडक्ट, और आपसे जीडीपी एफसी की पूछे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फॉर ये आपकी फ्लोट कॉस्ट, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। ये थोड़ा सा मैंने क्या लिख दिया, ध्यान नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा राष्ट्रीय आय की गणना। तो राष्ट्रीय आय गणना किसके द्वारा की जाती है, तो CSO के द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी, लेकिन गणना शुरू कब की थी उन्होंने, 1955 में की थी। स्वतंत्र भारत की पहली बार, ये तब आप ये देखो यहाँ पर तो भारत आज़ाद हुआ है, आज़ाद नहीं हुआ हो गया है, तो ये CSO करेगा। लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली बार कब हुई थी, तो 1948-49 में हुई थी, वाणिज्य मंत्रालय तब करता था। अब हाल ही में क्या किया गया था, 2 संस्थाएं थी, CSO और NSSO, इन दोनों को मिला दिया गया और बन गया था आपका NSO, ठीक है। बाजार मूल्य का आधार क्या होता है, ये इसका आधार होता है, ठीक है, बाजार मूल्य इसका आधार होता है, यानी इसके आधार पर ये हमारी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पहला प्रयास किसने किया था राष्ट्रीय आय की गणना का, तो वो थे दादा भाई नौरोजी ने किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने बताया था कि भारत की राष्ट्रीय जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी 20 रुपये है। द पॉवर्टी एंड अनवर्टिस रूल इन इंडिया, जो 1901 में इन्होंने लंदन से क्या की थी, प्रकाशित की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे राष्ट्रीय आय गणना वैज्ञानिक तौर पर किसने की थी, तो VKRV राव के द्वारा की गई थी 1931-32 में। PC मान लो इसकी बात करें तो 1949 में एक समिति बनाई गई थी, राष्ट्रीय आय समिति, ये इसके अध्यक्ष थे, और इसमें पहला आधिकारिक प्रयास किया गया था आपके राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, और रिपोर्ट इन्होंने कब दी थी, 1954 में दी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये कब शुरू हुआ था आपका, 2005 में, जिसे हम NRHM बोलते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। एक होता है ऐसा का आपका NUHM, तो NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये कब आया था, 2013 में। और एक होता है NHM, जिसे हम बोलते हैं नेशनल हेल्थ मिशन, ये भी 2013 में आया था। PM जन आरोग्य योजना, जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है आपकी, ये कब आई थी, 23 सितंबर 2018 को आई थी। एक होता है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ये कब आया था, 15 अगस्त 2020 को आया था। नेक्स्ट आपसे पूछे भौतिक राशियों के बारे में, तो भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती वो कौन सी होती है आपकी, तो वो होती है आपकी दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कुछ सदिश राशियाँ हैं जिनमें आपके परिणाम और दिशा की आवश्यकता होती है, जैसे बल, त्वरण, वेग, आवेग, संवेग, विस्थापन और एक चुंबकीय गुण। अदिश राशियाँ समय, आयतन, तापमान, ऊर्जा, कार्य और द्रव्यमान और ये गति होती हैं आपकी, ठीक है। ये कैसी होती है, हमारी अदिश राशियाँ होती हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है, तो आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा पोटेशियम। देखिए यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देने हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है आपकी, 39 है। तो आप सभी को पता है यहाँ जो हम लिखते हैं वो हमारा तत्व का नाम होता है, इसके नीचे जो आपकी लिखी होती है वो न्यूक्लियर नंबर होता है, आपका नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर जो लिखा था वो आपका एटॉमिक मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है, परमाणु दाब। और जब आपका ये बराबर होता है तो Z = प्रोटॉन = इलेक्ट्रॉन, ये होता है आपका। इससे हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आती है, तो n में से हम लोग A - Z करते तो 39 - 19 हमारा कितना हो जाएगा, 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसे आपको इनको बताना है, इनको बताना है और इनको बताना है, तीनों को बताना है, कार्बन, नाइट्रोजन और आपका सोडियम, तीनों को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे प्राणियों का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है, तो आर्थ्रोपोडा, इसमें लगभग 10 लाख प्रजातियाँ होती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तिलचट्टा, झींगा, केंकड़ा, तितली, मक्खी, ये सब क्या है आपकी आर्थ्रोपोडा संघ की क्या है, प्रजातियाँ हैं, जिसमें 10 लाख से अधिक प्रजातियाँ आपकी आती हैं। सबसे बड़ा प्राणु समूह है आपका। 3 कोष्ठीय आपका जो आपका हृदय होता है वो किसका होता है, मेढक का होता है। इसमें 2 आलिंद होता है, 1 निलय होता है। मनुष्य में कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। उभयचर और सरीसृप में कितने होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, वो कौन है आपका, मगरमच्छ, ठीक है। चमगादड़ में भी 4 होते हैं, कंगारू में 4 होते हैं, चिड़िया में 4 होते हैं, मधुमक्खी में 5 होते हैं, कॉकरोच में आपके 13 जो आपके हृदय कोष्ठक होते हैं वो 13 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे शस्त्र रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया,
तो शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2024 दिया गया था अलेक्जेंडर डन को। 32 वर्ष से कम उम्र के जो होते हैं गणितज्ञ उनको दिया जाता है। 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऐसे ही आपसे कुछ अन्य पुरस्कार पूछ लिए जाएँ, जैसे प्रतिजर अवार्ड ये किसे दिया गया, लियू जियांगकुन को दिया गया। महाराष्ट्र भूषण ये राम सुतार को दिया गया 2025 में। रामसर पुरस्कार ये जयश्री वेंकटेशन को दिया गया। डिजिटल परिवर्तन 2025 पुरस्कार राजबीआई को दिया गया है। गोल्डन मरकरी अवार्ड ये दिया गया दलाई लामा को और उनकी बहुत ही फेमस बुक है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। प्रवासी भारतीय पुरस्कार ये सैयद अनवर को दिया गया है। और महाराजा हरि सिंह अवार्ड दिया गया है मनोज सिन्हा को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे WHO द्वारा किस बीमारी के उन्मूलन के लिए भारत को सम्मानित किया गया था। तो आप सभी को पता है ये ट्रैकोमा जो आपकी एक बीमारी थी जो आँख से संबंधित है, इसके उन्मूलन के लिए भारत को सम्मानित किया किसने, WHO ने। WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा में और इसके वर्तमान में हेड है टेड्रोस, इसके वर्तमान में हेड है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 194 है और इसका 194वां सदस्य देश है वो कौन सा, आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य कब है, तो वो है आपका 2030 का। टीबी मुक्त ये आपका 2025 का। HIV मुक्त 2023 का और कालाजार 2023 का है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे दूसरा तितली जैव विविधता केंद्र ये कौन सा नेशनल पार्क बना है, तो वह काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना 1985 में और स्थापना हुई थी इसकी 1994 में। पहला कौन सा था जो तितली विविधता केंद्र बना था, तो नामदफा नेशनल पार्क था जो अरुणाचल प्रदेश में आपका। भारत का नवीनतम जो नेशनल पार्क बना है 107वां वो कौन सा, सिमलीपाल, ये कहाँ पर, उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये आज के हमारे 30 क्वेश्चन थे जो आपकी नायक सीरीज सेट नंबर 10 के थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी चीज़ जो आप कमी लग रही हो क्लास को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना उसकी कमी को। और ये आपका SW है जिसमें आपको बताना है 2 नेशनल पार्क, एक है मुकुर्थी और एक है आपका इटंकी। ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ कहाँ हैं आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को दबा लेना जिससे कि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो अंत में आपसे लास्ट बार कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर लेना आप लोग। ठीक है, और चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप इसकी PDF चाहना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको एक चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना है और वहाँ से ग्रुप एडमिन से बात करके, यानी वहाँ पर आपको एक ज्वाइन मेंबरशिप करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, इसका PDF प्रोवाइड हो जाएगा। इसके साथ साथ अन्य जो PDF है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।